अमित सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठा और शाम के दिए बापू के आदेशों को याद कर बेचैन हो गया। बापू ने शाम को अमित को समझाते हुए कहा था, बेटा, हम लोग गरीब हैं, कोई रोजगार तो है नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत खेती है जिसके कारण 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और खेती मेहनत और श्रद्धा की कर्म पूजा मांगती है। तुम्हारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो इकलौते संतान होने के कारण खेती बाड़ी में मेरा सहयोग करना और दूसरा मनोयोग से पढ़ना, जिससे कि जो अभाव परेशानी मुझे अपने जीवन में झेलनी पड़ी वह तुम्हें न उठानी पड़े। मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी ने मुझे अच्छी शिक्षा देने की अपनी क्षमता में पूरी कोशिश की, मगर 8 जमात से अधिक नहीं पढ़ा सके, जिसका उन्हें मरते दम तक मलाल था। मैं मजबूरी में पढ़ नहीं सका, इसका मलाल मुझे मरते दम तक रहेगा। अमित शाम को दी बापू की नसीहत से खासा बेचैन था, क्योंकि खेत में प्याज की रोपाई होनी थी और अभी खेत पूरी तरह तैयार नहीं था। जल्दी जल्दी अमित उठा, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर मां से गुड़ मांगा और गुड़ पानी पीकर फावड़ा लेकर खेत की तरफ चल दिया। खेत पहुंचकर खेत की गुड़ाई का कार्य करने लगा और खेत के घास को निकाल एकत्र करता, जिसे अपनी गाय के लिए ले जाना था। अमित अपने कार्य को बड़ी एकाग्रता के साथ कर रहा था। सुबह के लगभग 4:30 बजे थे। गांव के इक्का दुक्का महिलाएं बाहर जाती दिख जाती, कभी कभार गांव के अधेड़ बुजुर्ग भी दिखाई पड़ते। अमित को 8 बजे घर पहुंचकर स्कूल जाने की तैयारी करनी थी, अतः वह बिना समय गंवाए पूरी तल्लीनता से अपने कार्य में मशगूल था। तभी उसके सामने एक अजीब सा प्राणी नजर आया। अमित बिना ध्यान दिए अपना कार्य करता चला जा रहा था। आज सोमवार था और 3 दिन बाद उसे बृहस्पतिवार को खेत में प्याज के फसल की रोपाई करनी थी। एकाएक वह अजीब सा दिखने वाला प्राणी अमित के बिल्कुल सामने आ गया। अमित खेत की गुड़ाई का कार्य रोककर उस अजनबी की तरफ मुखातिब हुआ। उसने देखा कि उस अजीब प्राणी की बनावट बड़ी विचित्र थी। वह पृथ्वी के इंसानों से बिल्कुल भिन्न तो था ही, किसी जानवर से भी मेल नहीं खा रहा था। कुछ देर के लिए अमित सहमा और डरा भी, मगर उस अजीब से दिखने वाले प्राणी का व्यवहार दोस्ताना और प्यार भरा था। अतः अमित ने उससे पूछा, क्यों भाई, आप कौन है और कहाँ के विचित्र प्राणी है? यहाँ खेतों में क्यों भटक रहे हैं? अमित के इतने सारे प्रश्नों का मतलब वह विचित्र प्राणी नहीं समझ पा रहा था, अतः उसने आकाश की तरफ इशारा करते बताया कि मैं वहां से आया हूँ। अमित को लगा कि वह विचित्र प्राणी कह रहा है कि वह भगवान के यहाँ से आया है। अमित को उस विचित्र से दिखने वाले प्राणी का व्यवहार बहुत अपनापन सा लग रहा था। अतः अमित उस विचित्र से दिखने वाले प्राणी से अपने दोस्त जैसा शुभ चिंतक की तरह बात इशारों में करने लगा। कुछ इशारों को वह समझ पाता और कुछ इशारों को नहीं समझ पाता। यही दशा उस विचित्र प्राणी का था, कुछ इशारों को वह समझ पाता और कुछ को नहीं। अमित और उस विचित्र प्राणी के इशारों इशारों की बातों में सुबह कब पौ फटी और सूर्योदय हो गया पता नहीं चला। सुबह के लगभग 8 बजने ही वाले थे। अमित खेत के गुड़ाई का कार्य के उस दिन के निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे उस विचित्र प्राणी के चक्कर में रह गया था। मगर उस विचित्र सा दिखने वाले प्राणी का अपनापन और प्यार उसको अपने घर जाने नहीं दे रहा था। अमित को घर भी लौटना था। वह असमंजस में था कि यदि वह उस विचित्र से दिखने वाले प्राणी को अकेला छोड़ दिया तो गांव वाले उसे मार डालेंगे। इशारों इशारों में उस विचित्र से दिखने वाले प्राणी ने भी यह आशंका जताई थी। एकाएक अमित ने निश्चय किया कि वह उस विचित्र सा दिखने वाले प्राणी को अपने साथ घर ले जाएगा और वह उसे लेकर घर की ओर चल दिया। घर चलने से पहले उसने उसे अपने अंगोछे से ढक दिया। रास्ते में गांव वाले पूछते, अमित ये क्या है? अमित कहता, कुछ नहीं, यह मेरा दोस्त है। अमित उस विचित्र प्राणी को लेकर घर पहुंचा तो अमित के बापू बलदेव बोले, बेटा ये क्या है? अमित ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, यह मेरा दोस्त है। अमित ने ज्यों ही उस विचित्र प्राणी से अपना अंगोछे को हटाया, अमित के बापू बलदेव दंग रह गए। बोले, बेटा यह तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? यह तो इस पृथ्वी के ना तो किसी जीव जंतु जैसा है न ही आदमी जैसा। तभी उस अजीब प्राणी ने बड़े ही आदर से झुककर अमित के पिता बलदेव के पैरों पर झुक गया। बलदेव आश्चर्य से भौचक के रह गए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। उन्होंने अमित से पूछा, बेटा यह तुम्हें कहाँ मिला? अमित ने अपने बापू से उस विचित्र प्राणी से मुलाकात का पूरा ब्यौरा बताया और बोला, बापू हम तो अभी स्कूल चले जाएंगे,
इस विचित्र प्राणी का ख्याल रखना और गांव वालों की नजर से बचाना। बलदेव बोले, ठीक है बेटा, लेकिन अपनी अम्मा को इससे मिलवा दो और उन्हें बता दो, वह इसका बेहतर ख्याल रखेंगी। अमित उस विचित्र सा दिखने वाले प्राणी को लेकर जो ही मां कमली के पास गया, उस विचित्र प्राणी ने झट जा मां के पैर छूकर उनकी गोद में बैठ गया। कुछ देर के लिए तो मां कमली डर के मारे सहम गई, मगर उस विचित्र प्राणी का प्यार भरा व्यवहार देखकर निडर होकर अमित से पूछा, ये क्या है बेटा? अमित बोला, मां, यह मेरा दोस्त है। जैसे मां तू मेरा ख्याल रखती हो, ठीक वैसा ही यह भी तुम्हारा ख्याल रखना। हमें स्कूल जाना है, देखना इस पर गांव वालों की नजर ना पड़े। मां कमली बोली, बेटा ठीक है, तुम निश्चिंत होकर स्कूल जाओ, यह मेरे पास उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार तुम रहते हो। अमित तैयार होकर स्कूल चला गया। इधर वह विचित्र सा दिखने वाला प्राणी मां कमली के साथ घर पर मां के हर काम में हाथ बटाने लगा। मां बर्तन मांजती वह शुरुआत ही करती, मगर सारा बर्तन धो देता। कपड़ा साफ करना हो या खाना बनाना, सभी कामों में मां की आगे बढ़कर हाथ बटाता। कमली को तो एक ही दिन में लगने लगा कि विचित्र सा प्राणी उनका ही छोटा बेटा है। एक ही दिन में विचित्र सा दिखने वाला प्राणी अमित के माँ बापू का दुलारा बन गया। उसका व्यवहार इंसानों से अधिक संवेदनशील और व्यवहारिक था। उसके व्यवहार आचरण में औपचारिकता बिल्कुल नहीं थी। आभास ही नहीं होता था कि विचित्र सा दिखने वाला प्राणी किसी शिष्ट सभ्य समाज से ताल्लुक नहीं रखता। सिर्फ फर्क था तो मात्र इतना कि वह कार्य सभी इंसानों वाला करता, मगर कुछ भी खाता पीता नहीं। सिर्फ वह चूल्हे की आंच के सामने कुछ देर बैठकर ही तरोताजा, ताकत और ऊर्जा से भरपूर हो जाता। उसके आचरण व्यवहार को देख अमित के पिता बलदेव पत्नी कमली से बोले, आज जब इंसानों के समाज द्वेष, घृणा, लालच, स्वार्थ में अंधे होकर एक दूसरे की टांग खींचते, कभी कभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो, नैतिक मूल्यों मर्यादाओं का परिहास उड़ाते हैं, ऐसे में यह विचित्र सा दिखने वाला प्राणी पृथ्वीवासी मनुष्यों के लिए एक सीख देता मार्गदर्शक है। निश्चय ही मेरे अमित ने इस जन्म या पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसके कारण अमित की मुलाकात इस प्राणी से हुई। कमली भावुक होकर बोली, जी मैं तो चाहती हूं कि यह हमारे घर हमारा दूसरा बेटा बनकर रहे, लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता है कि कहीं यह हमें छोड़कर चला न जाए। जिसने सुबह से शाम केवल एक दिन में ही मर्यादा, प्रेम और संस्कारों के भाव में ऐसा बांध लिया है कि मुक्त होना कठिन है। शाम होने को आई, अमित भी स्कूल से आ चुका था। अमित के आते ही वह विचित्र सा प्राणी अमित के साथ दूसरे भाई की तरह हो लिया। अमित को इस बात पर बहुत आश्चर्य था कि अम्मा बापू पर इस अबोध अनजान विचित्र से दिखने वाले प्राणी ने कौन सा जादू कर दिया है कि वे लोग उससे ज्यादा प्यार और सम्मान उस प्राणी का कर रहे हैं। रात को जब अमित पढ़ने बैठा, तब वह विचित्र सा दिखने वाला प्राणी भी अमित के साथ बैठा और अमित को उसकी पढ़ाई में सहयोग करता, उलझे प्रश्नों का उत्तर बताता। पढ़ाई समाप्त करने के बाद अमित खाना खाकर सोने के लिए गया तो वह विचित्र प्राणी भी साथ हो लिया। सुबह अमित उठा तो वह विचित्र प्राणी भी साथ उठा। वह कब सोया यह अमित को मालूम नहीं हो सका। अमित जल्दी से दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर गुड़ पानी पीकर खेत की गुड़ाई करने चल दिया। साथ साथ वह विचित्र से प्राणी भी साथ चल पड़ा। जब अमित खेत की गुड़ाई कर रहा था, तब विचित्र सा दिखने वाले प्राणी ने फावड़ा अमित के हाथ से ले लिया और जैसे जैसे अमित खेत की गुड़ाई कर रहा था वह करने लगा और लगभग 3 घंटे में पूरे खेत की गुड़ाई कर दी। अमित को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस विचित्र सा दिखने वाले प्राणी, जिसकी लंबाई 3.5 फीट और बनावट अजीब सी थी, को गले लगा लिया। वह भावुक होकर बोला कि तुम अब विचित्र प्राणी नहीं, तुम मेरे भाई सुमित हो। वह विचित्र प्राणी यानी सुमित अब पृथ्वीवासियों की भाषा समझने लगा था और बोलने की कोशिश करता। अमित और सुमित दोनों साथ घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर बापू बलदेव को अमित ने बताया कि विचित्र प्राणी को सभी लोग सुमित नाम से बुलाएंगे। बलदेव और कमली सुमित के आने से अमित के साथ बहुत खुश थे। परिवार में एक ऐसा सदस्य जुड़ गया था जो सबका ख्याल रखता था। उसकी अपनी जरूरतें बहुत सीमित थी। पूरे परिवार में उल्लास, उत्साह और खुशी का माहौल सुमित के आने से बन गया था। सुमित को आए 2 दिन ही हुए थे कि ननौरा गांव में कानो कान खुसर फुसर चल रही थी कि बलदेव के यहाँ एक बहुत खास और विचित्र प्राणी पता नहीं कहां से आया है।
अमित स्कूल जाते समय बापू से बोला, बापू आज गांव के कुछ लोगों ने सुमित को खेत में मेरे साथ देखा है। संभव है मेरे स्कूल जाने के बाद गांव के लोग आपसे सुमित के विषय में जानकारी चाहे, मगर बापू मेरी कसम आप किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो सब मिलकर हमारे सुमित को हम लोगों से दूर कर देंगे। बलदेव बोले, बेटा तुम निश्चित रहो, मेरे होते हुए सुमित को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। अमित निश्चिंत होकर स्कूल चला गया। जैसी की आशंका थी, गांव के कुछ लोग मुखिया कामेश्वर के साथ बलदेव के दरवाजे आ धमके। बलदेव ने जब देखा कि गांव वाले उनके दरवाजे आ धमके, उनको अंदाजा तो था ही। उन्होंने अपनी पत्नी कमली को हिदायत दी कि किसी भी सूरत में सुमित बाहर ना निकले। अपने दरवाजे पर गांव वालों को देखकर बलदेव ने सबको गुड़ का शरबत पिलाया और आदर सम्मान से बैठाया और पूछा, आप लोग हमारे दरवाजे की शोभा बढ़ाने आए, हम आप लोगों की क्या सेवा करें? प्रधान कामेश्वर बोले, सेवा नहीं बलदेव जी, सुना है आपके घर कोई विचित्र सा दिखने वाला प्राणी आया है। गांव वालों की मंशा है कि आप उसे गांव वालों से मिलवाए, परिचय करवाए। बलदेव बोला, प्रधान जी, एक तो हमारे यहाँ कोई विचित्र प्राणी नहीं रहता, जो रहता है वह मेरा दूसरा बेटा सुमित है, जो 15 साल पहले विकृत पैदा हुआ था। सो हमने उसे समाज के तानों और परिहास से बचाने के लिए छिपा के रखा। मगर आज कमली उसे लेकर बाहर गई है उसका इलाज झाड़ फूंक करवाने, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो सुमित स्वस्थ होगा पूरे गांव वालों से उसका परिचय करवा देंगे। बलदेव ने इतना सटीक और खूबसूरत बहाना बनाया कि गांव वाले निरुत्तर हो गए और चले गए। मगर गांव वालों के मन में दुविधा बनी रही कि बलदेव झूठ क्यों बोल रहे हैं। अब गांव में हर घर चर्चा होने लगी कि बलदेव की बीवी कमली ने ऐसा बालक जना है कि जो पृथ्वी के किसी प्राणी से मेल नहीं खाता। धीरे धीरे यह बात आग की तरह पूरे इलाके जनपद में फैल गई। हर दिन बलदेव के दरवाजे पर सुबह से शाम हजारों लोगों उस विचित्र संतान को देखने की जिद करते। मगर अमित उसे लेकर कभी इधर कभी उधर छिपता फिरता, इसी चक्कर में उसका स्कूल जाना बंद हो गया। बात फैलते फैलते स्थानीय पुलिस और जिलाधिकारी तक पहुंच गई। जिलाधिकारी प्रबोध मुखर्जी मीडिया, पुलिस और पूरे जनपद के संभ्रांत लोगों के साथ साथ चिकित्सकों और दिल्ली से कुछ खास वैज्ञानिकों की एक टीम बनाकर बलदेव के दरवाजे ननौरा गांव पहुंचे। बलदेव इतने बड़े बड़े हाकिम और पुलिस को देखकर हैरत और भय में टूट गया। बोला, हाकिम, सुमित जो मेरे बेटे के समान है उसे मैं आप लोगों के समक्ष तभी प्रस्तुत कर पाऊंगा जब आप लोग यह लिखित आश्वासन दें कि आप लोग द्वारा उसका कोई नुकसान नहीं किया जाएगा और उसे हमारे परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। काफी नानुकुर करने के बाद पूरे प्रशासनिक अमले ने विचार विमर्श करके इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बलदेव जो कह रहा है उसे लिखकर देकर आश्वस्त करने में कोई हर्ज नहीं है। तुरंत जिलाधिकारी प्रबोध मुखर्जी ने लिखित आश्वासन वैसा ही दे दिया जैसा बलदेव चाहते थे। अब बलदेव अपने घर के अंदर गए और कमली के साथ सुमित अमित को साथ लेकर बाहर आए। सुमित कमली की गोद में उसी प्रकार बैठा था जैसे कोई बेटा अपनी मां की गोद में बैठता है। जब जिलाधिकारी और उनकी टीम, जिसमें वैज्ञानिक, चिकित्सक और इलाके के संभ्रांत लोग थे, कि आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि बलदेव जिसे अपना विकृत दूसरा बेटा कह रहे थे वास्तव में वह परग्रही प्राणी एलियन था, जो किसी कारण भटक कर बलदेव के परिवार को मिल गया था। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए शोध खोज का विषय था, जिसके लिए उसे साथ ले जाना आवश्यक था। मगर जिला अधिकारी ने लिखित आश्वासन दे रखा था कि उसे बलदेव के परिवार से अलग नहीं किया जा सकता है। अतः सभी मन मसोच कर चल दिए। अब प्रतिदिन बलदेव के दरवाजे पर सुबह पूरे प्रदेश और जनपद के सुदूर इलाकों के लोगों की भीड़ लगने लगी। टीवी चैनल्स, अखबार वालों के लिए मसालेदार खबर थी, जिससे उनके चैनल्स और अखबार की स्वीकृति और रेटिंग बढ़ रही थी। आने वाले लॉन्ग और चैनल्स, अखबार वालों ने जमकर बलदेव के परिवार वालों पर पैसे की बरसात की। बलदेव ने 25 एकड़ का फार्म हाउस खरीद लिया और शानदार हवेली बनवा दी। सुमित को आए लगभग 1 वर्ष पूरे हो चुके थे, लेकिन बलदेव के दरवाजे पर भीड़ का तमाशा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, इस बात की खबर जो सबको थी। अब कुछ बाहुबलियों की निगाह बलदेव के कमाई पर पड़ी और उन लोगों ने बलदेव को आदेश दिया कि सुमित को उसके हवाले कर दे।
उधर प्रदेश और देश की सरकारें सुमित को अपने कब्जे में लेकर शोध कार्य करना चाहती थी। बलदेव पर चौतरफा दबाव था। देश की सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल बाकायदे राज्य सरकार की सहमति से सुमित को लाने के लिए भेजा। प्रतिनिधिमंडल बलदेव के घर सुमित को लेने पहुंचा। बलदेव की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह अपने जिगर के टुकड़े जैसे एलियन सुमित को सौंपे या नहीं। अंत में बलदेव ने फैसला किया कि वह किसी भी सूरत में सुमित को किसी को नहीं सौंपेगा। सरकारी प्रतिनिधियों ने सुमित को सौंपने के एवज में अच्छी खासी रकम बलदेव को देने की पेशकश की। वार्तालाप में लगभग 1 सप्ताह का समय बीत चुका था मगर कोई हल निकलता नहीं दिख रहा था। ठीक 8वें दिन बलदेव के दरवाजे पर काफी भीड़ एकत्र थी। सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उसी समय एलियंस का एक समूह वहां उतरा, जिसे देखते ही सुमित बलदेव को उनकी तरफ इशारा किया। बलदेव, कमली और अमित सुमित को लेकर भीड़ को चीरते हुए एलियंस के समूह के पास गए। जो ही वे उनके समूह के पास गए, उनमें से एक कमली के पास आया जिसकी गोद में सुमित बेटे की तरह बैठा था। उसने सुमित को अपनी तरफ आने का इशारा किया। बलदेव ने कमली से कहा, यह बेटा हम लोगों के लिए इतने ही दिनों के लिए ही अपनी मां परिवार से बिछड़ कर आया। तुम एक मां हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुमित को उसके परिवार के हवाले कर दो। कमली के आंख से आंसू के धार फूट पड़े। अमित और बलदेव भी रोने लगे। वहां एकत्र भीड़ यह करुण दृश्य देखकर गमगीन हो गई। कमली ने भारी मन से सुमित को ज्यों ही अपनी गोद से छोड़ा, सारे एलियंस खुशी खुशी सुमित को लेकर आकाश की ओर उड़ चले। सभी यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।